मैं सहाफ़त के साथ साथ क्योंकि एक सयाह भी हूँ, मुझे टूरिज़म का बेतहाशा शौक़ है। आधी से ज़्यादा दुनिया देख चुका हूँ और इस दुनिया को देखने के बाद आप यकीन करें कि सारी आंखें खुल गई। ये जो खिड़कियाँ ना यहाँ पे ये खुल जाती है सफ़र के साथ। और एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो मैं बार बार लोगों को सुनाता हूँ कि ट्रैवल इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम है सियाहत, उसका नाम है टूरिज़म। कि आप सिर्फ घूमना फिरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें तो आपके अंदर इल्म का अंबार लगता चला जाता है। आप पहले जैसे इंसान नहीं होते। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगता है, तो मैं बेशुमार मुल्कों के नाम लेता हूँ, लेकिन दो मुल्क कॉमन है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि आपको ये दो मुल्क ज़रूर देखने चाहिए। पहला मुल्क जॉर्डन है, उर्दन जिसको कहते हैं। आप यकीन करें कि उर्दन इतना खूबसूरत मुल्क है कि हैरत होती है कि ऐसा मुल्क भी इस्लामी दुनिया के अंदर हो सकता है। एक तो इसकी सरहद लगती है इसराइल के साथ। ऐसा जब आप जॉर्डन में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको सामने से इसराइल नज़र आता है, वहाँ से फ़लस्तीन का बहुत सा इलाका नज़र आता है, वहाँ पे लोग खेतों में काम करते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे लोगों को वहाँ के लोगों के झंडे नज़र आते हैं, कपड़े नज़र आते हैं। इसके साथ साथ एक दरिया है दोनों के दरमियान जिसे रिवर जॉर्डन कहते हैं। रिवर जॉर्डन उतना ही मुक़द्दस है क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए जितना हमारा आब ज़मज़म मुक़द्दस है। तो ये वो पानी है जिसको वो चर्चिज़ में लेके जाते हैं, जिससे बैप्टाइज़ करते हैं अपने बच्चों को, जिसको थोड़ा थोड़ा एक एक कतरा बड़े पानी के तालाब में या बड़े पानी के घड़ों में डाल के पीते हैं ये लोग। तो वो रिवर जॉर्डन जो है वहाँ पे आप जब बैठते हैं, आप तस्वीरें में देख रहे होंगे, तो आप इस साइड पे बैठते हैं तो ये जॉर्डन है, और जब दूसरी तरफ देखते हैं दरिया के दूसरी साइड पे, क्योंकि ये छोटा सा दरिया है, तो वहाँ पे इसराइल और क्रिश्चियंस के लोग, यहूदी और क्रिश्चियंस वहाँ पे बैठे होते हैं। तो आप एक आमने सामने होते हैं और इतना कम फासला होता है कि आप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। लोग वहाँ पर गुफ्तगू करते भी हैं। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को इजिप्ट से लेकर निकले थे तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जहाँ पे आके उनका सफ़र ख़त्म हो गया था। और जो मजहबी किताबें ये कहती हैं कि आ मूसा, हमने तुम्हें मुक़द्दस मकाम तक पहुँचा दिया लेकिन तुम इससे आगे नहीं जा सकते। तो वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल या वसाल हो गया था। तो वो जगह भी है जहाँ पे हम जाते हैं। इस तरह पेट्रा एक शहर है, दुनिया का ओल्डेस्ट शहरों के अंदर शुमार होता है। पहाड़ों के अंदर लोगों ने घर खोद के उसके अंदर रहते रहे थे। वो कमाल ही एक जगह है जो जिसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे भी जाते हैं। मैं कई मरतबा वहाँ पे जा चुका। इसी तरह इसहाब काफ का जो वाक़या है वो आपने सुना होगा, कुरान मजीद में आपने पढ़ा भी होगा। वो इसहाब काफ का गार भी जॉर्डन के अंदर है। ऐसा जॉर्डन कई लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। एक तो हिस्ट्री है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है, वहाँ पे ज्यूश की हिस्ट्री है, वहाँ पे इस्लामी हिस्ट्री है। तो तीनों मज़ाहिब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं बड़े ज़बरदस्त, कमाल लिबरल और ज़बरदस्त शानदार किस्म के लोग हैं। फिर उनका लिविंग बड़ी ज़बरदस्त है। बेशुमार ऐसी चीज़ें जो जॉर्डन के अंदर ही वहाँ से पैदा हुई और पूरी दुनिया तक पहुँची। तो दुनिया को अगर आपने समझना हो, अगर आपने हिस्ट्री देखनी हो, अगर आपने कल्चर देखना हो, अगर आपने मज़हब को समझना हो, तो बेहतरीन मुल्क जो है जॉर्डन है। मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जॉर्डन ज़रूर जाएँ अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है। इसी तरह मैं थाईलैंड का अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो इंतहाई गरीब था लेकिन उसने सिर्फ टूरिज़म की बुनियाद पे अपने आप को सेकंड वर्ल्ड में शामिल कर लिया। लिहाजा अगर आप थाईलैंड जाएं तो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके लोग हैं, जो उनका कल्चर है और जिस तरह वो वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, उससे आप जाके अंदाज़ा लगाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि बीचेस हमारे पास भी हैं, समंदर हमारे पास भी हैं, शहर हमारे पास भी हैं, हिस्ट्री हमारे पास भी है, लेकिन हम उसे बेच नहीं सके। और थाईलैंड के लोगों ने अपने मुल्क को खोल के पूरी दुनिया की टूरिज़म को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लिया, वो उसको जज़ब कर लिया उन्होंने। तो दो मुल्क हैं जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप जॉर्डन जाएं या अगर आप अफोर्ड कम कर सकते हैं तो आप थाईलैंड ज़रूर जाएं। हमारा अपने टूर्स भी जा रहे हैं हम। अगर आप जॉर्डन को देखना चाहते हैं तो 11 जनवरी को हम जा रहे हैं, 17 जनवरी तक हम जॉर्डन में होंगे। आप इससे पहले हमसे रब्ता करके आप हमारे टूर का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, हमारे साथ जाना चाहते हैं, तो 25 जनवरी को हम थाईलैंड भी जा रहे हैं और 25 से 31 तक का हमारा टूर होगा। तो आप हमें थाईलैंड में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि आप जब ये दो मुल्क देखेंगे तो आप पहले से मुख्तलिफ इंसान होंगे। फैसलाबाद के किसी शेख साहब को एक ड्राइवर चाहिए था और उन्होंने एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार बड़ा दिलचस्प था। उस इश्तिहार में लिखा गया कि एक ऐसा शख्स चाहिए जो पाबंद सोमो सलात हो, एक ऐसा शख्स चाहिए जो बारिश हो, एक ऐसा शख्स चाहिए जिससे शादी ना की हो, एक ऐसा शख्स चाहिए जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, एक ऐसा शख्स चाहिए जो इंतहाई ईमानदार हो, और एक ऐसा शख्स चाहिए जो इंतहाई साफ़ सुथरा हो, और एक ऐसा शख्स चाहिए जिसके अंदर कोई ऐब ना हो।
तो अब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। जो भी शख्स आता था तो सेठ साहब जब उससे पूछते थे तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेस्ट में नाकाम हो जाता। तो बिल आखिर 2-4-5 हज़ार लोगों का इंटरव्यू करने के बाद उनके पास एक शख्स आ गया जो उस पूरे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता था। उसमें कोई एक भी फॉल्ट नहीं था। जो सेठ साहब को या शेख साहब को चाहिए था 100% वैसा आदमी मिल गया। जब मिल गया तो ज़ाहिर है बड़े खुश हुए वो। उस पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा ही शख्स चाह रहा था इतने मुद्दत से और तुम आ गए, लिहाजा आओ मेरे सीने लगो ताकि उसके बाद फिर हम काम स्टार्ट करें। तो वो जो शख्स था, जो ड्राइवर था, उनके सीने लगा। सीने लगने के बाद उसने कहा सर बात यह है कि आपने मुझसे अपनी शराइत तो मनवा ले, मैं आपकी शराइत पे तो पूरा उतर गया, लेकिन अब सवाल यह कि क्या आप भी मेरी शराइत पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। लिहाजा मेरी भी कुछ 3 शर्तें हैं, अगर आप इनके मुताबिक हुए तो मैं आपके पास जॉब कर लूँगा, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़, मैं यहीं से वापस चला जाऊँगा। तो शेख साहब ने कहा हाँ बताओ तुम्हारी क्या शराइत है। उसने कहा पहली शर्त तो यह है कि जब मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा तो आपकी गाड़ी में म्यूज़िक नहीं चलेगा, क्योंकि मैं म्यूज़िक नहीं पसंद करता। तो शेख साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं भी पसंद नहीं करता, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इंसान को मज़हब के मुताबिक, ईमान के मुताबिक चलना चाहिए और मैं मौसीकी को हराम समझता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी शर्त कबूल। उसने कहा दूसरी शर्त यह है कि जब आज़ान हो जाएगी तो जहाँ पे भी गाड़ी होगी मैं रोक दूंगा, जाके नमाज़ पढ़ूंगा सबसे पहले, उसके बाद फिर गाड़ी ड्राइव करूंगा, आप नमाज के वक्त मुझे गाड़ी चलाने पर मजबूर नहीं करेंगे। तो शेख साहब ने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए था जो नमाज को जॉब पे फोकियत है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमने तो मेरा दिल मुँह लिया, अब तुम अपनी तीसरी शर्त बताओ। तो उसने कहा सर तीसरी शर्त यह है कि मैं नौकरी करने के बाद सबसे पहले ड्राइविंग सीखूंगा, क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। गो आपको ये लतीफ़ा लगा होगा, लेकिन आप यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा शख्स ऐसा ही है। मेरे एक दोस्त है, उनको कुक चाहिए था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक ईमानदार कुक चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि इसका मतलब ये हो कि तुम्हें 2 बंदे चाहिए। कहने लगा क्या मतलब। मैंने कहा एक जो ईमानदार हो, दूसरा जो कुक हो, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि कुक भी हो और ईमानदार भी हो। तो ये एक पैकेज जो कुदरत है उसने इस तरह नहीं बनाया होता, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती। अब हमारा अलमिया जो इस सोसाइटी का ये है कि जब भी हम मुलाजम रखना चाहते हैं तो हम उसमें क्राइटेरिया क्या देखते हैं, हम उसमें कौन सी क्वालिटीज़ देखते हैं। हम ये कहते हैं कि उसे ईमानदार होना चाहिए, ठीक है भाई, होना चाहिए हर आदमी को ईमानदार, ठीक। दूसरा हम ये कहते हैं कि उसे जॉब छोड़ कर नहीं जाना चाहिए, ख्वाह कुछ भी हो जाए, हम उसका फेंटा लगा दें, उसको वक्त पे तनख्वाह ना दें, उसको तरसाते रहें, आम जो रूटीन है उसके मुताबिक कम पैसे उसको दें, बदतमीज़ी उसके साथ करें, वो 24 घंटे हमारे दरवाजे के सामने बैठा रहे, अपनी फैमिली से न मिले, अपने बच्चों का ख्याल न रखे, लेकिन उसे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा ये क्राइटेरिया भी होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी उसे खादम बन के, मुलाजम बन के, ग़ुलाम बन के हमारे पास रहना चाहिए। और तीसरा हम ये चाहते हैं कि उसका ख़ानदान भी बड़ा आला होना चाहिए, क्योंकि जो कमीन है वो तो हमें मुलाजम अच्छा नहीं लगता है। हमें तो चाहिए होता है कुछ सैयद हो, कुछ छठा साहब हो, कोई गुजर हो, कोई जाट हो, को बड़ी उसका बरादरी के साथ उसका ताल्लुक़ होना चाहिए, को आम बरादरी उसके नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ये सारे क्राइटेरियाज पूरे हो जाते हैं तो हम फिर ये कहते हैं कि जब वो बंदा आ गया बड़ा अच्छा था लेकिन उसे काम नहीं आता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि काम तो हमारी प्रायोरिटी होती ही नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा जॉब के लिए CV दिया जाता है, उस CV में जो चीज़ें हम चेक करते हैं वो सारी की सारी टेक्स्ट बुक वाली होती हैं, उसमें किसी जगह हम ये चेक नहीं करते कि क्या इस शख्स को काम भी आता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मैं क्योंकि डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे कारोबार करता हूं तो लोग मुझसे मेरा मॉडल सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि मेरा मॉडल बड़ा डिफरेंट है, तो आप इस मॉडल पे ना आए, आप जो दुनिया के अंदर मॉडल चल रहे हैं आप उस पर जाएं। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, आप बताएं आपका क्या मॉडल है। मैं उनको सिंपल ये कहता हूं कि आज तक मैंने अपने दफ्तर में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं रखा जिसका मैंने CV चेक किया। कोई शख्स CV लेकर आए तो मैं उसे साइड पर रख के कहता हूँ इसको छोड़ दो, आप बताओ कि आप काम कौन सा कर सकते हो। तो ये कहता है जी मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ लिख के दे दो कि ये काम कर सकते हो, ठीक है। वो 6-7 काम लिख देता है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि इनमें से जो सबसे बेस्ट काम है वो कौन सा है जो आप कर सकते हो। तो एक बेस्ट काम पे वो टिक लगा लेता है। मैं कहता ठीक है आपने फैसला किया ना, मैंने कहा। उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। तो ये कहता है जी कि मैं इतने पैसे लूँगा। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब ये लिख कर दो कि इतने पैसों में तुम काम क्या करोगे।
अब वो अगर उसको लिख कर दे देता है तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है। अब आपने ये करना है कि आप हमें टाइम दो कि आप ये काम कितने दिनों में करके बता दोगे। क्या पहले महीने आप कर लोगे? अगर पहले महीने कर लोगे तो इतनी सैलरी आपको पहले महीने मिल जाएगी, और अगर आप दूसरे महीने कर लोगे तो दूसरे महीने आपको ये सैलरी मिल जाएगी, और अगर आप तीसरे महीने कर लोगे तो तीसरे महीने से आपका ये पैकेज शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम उसको काम पे बिठा देते हैं। अगर वो काम कर ले तो वेल एंड गुड, अगर वो काम नहीं करता तो खुद बहुत चला जाता है। मैंने कभी किसी शख्स का सीवी देख के उसको जॉब नहीं दी। और दूसरी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमने आज तक जिस शख्स को भी रखा है उसके अंदर एक खूबी ज़रूर होनी चाहिए, और वो खूबी है नालायकी। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितना ज़बरदस्त काम नालायक करते हैं वो लायक बंदे उतना काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो नालायक आदमी होता है उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त करैक्टरिस्टिक होती है। वो जो करैक्टरिस्टिक होती है वो लायक उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। और वो करैक्टरिस्टिक क्या है? वो है उसकी कंसिस्टेंसी। यानी आप देखें कि एक शख्स पिछले 25-30 साल से मुसलसल नालायक है, दुनिया की कोई ताकत उसे लायक नहीं बना सके। ना माँ बना सकी, ना बाप बना सका, ना मौलवी साहब के छितर जूते बना सके, ना टीचर उसको पढ़ा सका, ना दोस्त अहबाब उसको ठीक कर सके, ना मोहल्ले वाले उसको ठीक कर सके। मुकम्मल 30 साल से नालायक आदमी। इतनी कंसिस्टेंसी जो है लायक आदमी के अंदर हो ही नहीं सकती। वो तो कभी ना कभी ठीक हो ही जाता है। तो ये जो एक आदमी जो पक्का है अपनी आदत में, बस अगर आपने उसको सिस्टम के अंदर डाल दिया तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी पहले से है, तो वो आपके सिस्टम को कहीं से कहीं ले जाएगा। लिहाजा मैं जब भी किसी बंदे को रखता हूं तो मैं देखता हूं क्या नालायक आदमी है या नहीं है, और अगर वो नालायक हो तो मैं कहता हूं आजा मेरे भाई, हम दोनों एक जैसे हैं, बिस्मिल्लाह करो। और आप यकीन करें कि जितने नालायक हमारे पास आज तक आए उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया, और जितने लायक थे वो ना टिके ना वो काम कर सके, क्योंकि उन्हें काम करने की आदत ही नहीं थी, उनके अंदर कंसिस्टेंसी ही नहीं थी। लिहाजा याद रखें कि जिस काम के लिए आपने बंदा रखना होता है उसको वो काम आना चाहिए। दूसरा, सीवी लोगों के चेक ना किया करें, काम चेक किया करें और उसको काम पे बिठाएं डायरेक्ट, और अगर वो परफॉर्म कर सकता है तो फिर आप उसको वेल एंड गुड, और अगर परफॉर्म नहीं करता तो उसे दूर से सलाम करें और भिजवा दें। और तीसरा ये है कि नालायक लोगों से ना घबराया करें, नालायक बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं, आप करके देखें। और अगर आपको यकीन ना आए तो मैं खुद एक बहुत बड़ा नालायक हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ। आप यकीन करें कि मैं अगर लायक होता तो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाता। ये नालायकी है जो मुझे रोज़ काम करने पर मजबूर करती है, जो मुझे रोज़ इंप्रूव करने पर मजबूर करती है, जो रोज़ मुझे सीखने पर मजबूर करती है। लायक लोग तो सीखते नहीं, उनका तो गियर बहुत अरसे पहले ही फिक्स हो चुका होता है, वो तो अगले गियर पर जाते ही नहीं है। ये नालायक होता है जो रोज़ सीखता है, जो रोज़ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लंगड़े घोड़े होते हैं जो रेस में जीतने की एफर्ट करते हैं, जिनकी चारों टांगें पूरी होती हैं, उनको रेस विन करने की कोई जल्दी नहीं होती। ये लंगड़े होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, हमेशा वही लोग जीतते हैं। तो मुलाज़म जब भी रखें, काम देख कर रखें, नालायक आदमी को पसंद करें और उसे मौका दें। आप यकीन करें कि वो कमाल कर देगा।